बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक आ गई है जो 2025 साल और इससे ऑनवर्ड्स ये यूज़ होगी। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, ऑल बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड तो बिल्कुल सेपरेट हो गया, पहले फेडरल में भी और पंजाब बोर्ड्स में सेम बुक्स पढ़ाई जाती थी, अब फेडरल की बुक्स अलग हो गई। तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में यही बुक यूज़ होगी 9th क्लास के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पे इंशाल्लाह ये तमाम चैप्टर्स, इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, तमाम के तमाम 13 चैप्टर्स हम करेंगे, इसकी एक एक एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, चैप्टर से पहले या चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी दी हुई है वो भी हम करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उसमें जो चीज़ आपके लिए काम की होगी कि जो आपके आगे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, वो तमाम की तमाम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि एमसीक्यूज़ वगैरह भी हमारे साथ साथ कवर हो जाएं। ऑब्जेक्टिव जिस तरह का भी पूछा जाए आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आपको खुद से कोशिश इसकी ना करनी पड़े, सिर्फ आप उन हाईलाइटेड पोर्शन को अच्छे से कर लें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी कवर हो जाए। और आप अपने मैथ्स में, आपकी मैथ्स कैसी भी है, कुछ कहते हैं हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हमें आती है, कोई कहते हैं हमें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, जल्दी हम इसको नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश होगी कि हर बच्चे को लेके चलूँ, हर बच्चा अपने बोर्ड के एग्जाम्स में मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेन करे, उसको सिक्योर करे इंशाल्लाह। तो हम इसको लेके चलेंगे। आइए अब हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए तो आपको नजर आएगा कि क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक 2025 कंटेंट्स इसके क्या हैं, कि जो जो आपके चैप्टर्स उनके टाइटल्स हैं। पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स, सेकंड लॉगरिथम, फिर सेट एंड फंक्शंस, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, सिमिलर फिगर्स, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, लसाई एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद आगे आंसर्स वगैरह कि जो उसकी कंटेंट्स उसने लिस्ट दे दी है कि क्या क्या चीज़ें आगे आगे हैं आपकी बुक के अंदर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का, इसमें उसने आपको नंबर्स को बताया है, नंबर्स की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज़ में, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सुमेरियंस। अच्छा, ये आए थे 4500 4500 से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से जो पहले का टाइम है वो कहलाता है बिफोर क्राइस्ट। उसकी बात हो रही है कि ये टाइम सुमेरियंस का था। और ये सेक्साडेसिमल जो है, सेक्साडेसिमल, ये बेस 10 सिस्टम काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और जो ये यूज़ करते थे 1, 10, 60 ये लार्ज यूनिट के लिए, और 600 ये वो नंबर्स ये यूज़ करते थे। ये साथ में टेबल अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा इस टेबल में, ये जो टेबल है कि कौन कौन से सिंबल्स ये यूज़ करते थे। ये मैंने इसको इनसर्कल भी कर दिया। ये याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसको बस देख लीजिएगा। ये हाईलाइटेड पोर्शन मैंने आपको कर दिया कि इसमें आपसे वो क्या पूछ सकता है, बाकी इसको रीड सबको कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, सेकंड जो है उसके बाद टाइम आता है इजिप्शियंस का। इजिप्शियंस का जो टाइम है वो 3000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट तक है। ये बेस 10 डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते थे। और जो ये सिंबल्स यूज़ करते थे इजिप्शियंस, सम सिंबल्स यूज्ड बाय इजिप्शियंस एज शोन इन फिगर बिलो, ये वो सिंबल्स थे जिनको वो यूज़ करते थे। ये देखें, कुछ जानवर वगैरह के हैं, फ्रॉग है ये, तो ये सारे सिंबल्स हैं। ये आपको एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। आगे हम आते हैं जी रोमन्स। रोमन्स का जो टाइम पीरियड है वो है 500 बिफोर क्रिस्ट से लेकर 500 आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है, हज़रत ईसा इस्लाम के आने के बाद का 5 साल, मतलब टोटल इनका 1000 साल का, 1000 ईयर्स का, 500 पहले और 500 बाद, ये टाइम पीरियड यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो नंबर्स के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन थी, सारा कुछ। अच्छा, जो रोमन्स थे वो क्या करते थे कि वो रोमन नंबर न्यूमरल्स यूज 7 लेटर्स। अच्छा, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कितने जो है वो लेटर्स यूज़ करते थे रोमन्स नंबर सिस्टम में। तो हाईलाइट कर दिया बेटे मैंने आपके लिए, देखें ये 7 लेटर्स यूज़ करते थे। अच्छा, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। लेटर कौन कौन से थे? ये 1, ये 5 इसको, अच्छा ये 1 हो गया, इसको V, X, L, C, D एंड M। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। विच रिप्रेजेंट्स द नंबर्स? 1 को इस कैपिटल I से, अच्छा 5 V से, ये 10 जो है ये X से, अच्छा L किसके लिए? 50 के लिए, और C किसके लिए? 100 के लिए, D किसके लिए? 500 के लिए, और M जो है वो 1000 के लिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। ये ईच नंबर किस सिंबल से, किस अल्फ़ाबेट से शो होता था वो भी बता दिया उन्होंने। ये चीज़ें आप मैंने हाईलाइटेड कर दी है ताकि ये आपको मुश्किल ना हो करने के लिए कि हमने क्या इसमें से याद करना है। बाकी आपको सबको रीड काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इंडियंस जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें 500 से लेकर 1200 CE तक। ठीक है, आफ्टर क्रिस्ट जो टाइम था इसमें, जिसे हम ईसवी साल भी कहते हैं, 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक,
इंडियंस का कंट्रीब्यूशन था और डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। इंडियन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है, उनमें से एक कंट्रीब्यूशन ये भी था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो है वो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था नंबर सिस्टम के अंदर एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द, अच्छा जो बेस 10 डेसिमल सिस्टम है जो कि इजिप्शियंस का था, देखें ना इजिप्शियन यूज करते थे ये डेसिमल सिस्टम बेस 10, तो इसके अंदर भी बहुत सारी एडवांसमेंट या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंडियंस लेके आए। बाकी सारी इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब इंडियंस और अरब्स ने मिलकर भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उसको कहलाता है, उसको कहते हैं इंडो अरेबिक, ये वाला इंडो अरेबिक वाली बात जो है ना, ये आपको नजर आ रही होगी। तो ये चीज़ जो है, अगर जो ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन है अरब्स का और इंडियंस का, वो कहलाता इंडो अरेबिक। अच्छा नेक्स्ट आते हैं भाई अरब्स। अरब्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो 800 से लेकर 1500 सी तक था, ईस्वी तक था। अरब्स अरेबिक न्यूमरल्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम अमूमन आजकल यूज करते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे ये टू यूरोप को। अच्छा ये पूछा जा सकता है आपसे कि अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं, हु इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमरल्स टू यूरोप, तो इसका आंसर क्या होगा? अरब्स। या इसको यूं पूछा जा सकता है कि अरब्स इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमरल्स टू ब्लैंक में आ सकता है एमसीक्यूज में, वो यूरोप है। या ये पूछा जा सकता है भाई कि अरब्स इंट्रोड्यूस्ड डैश टू यूरोप, क्या? अरेबिक न्यूमरल्स। ओके अच्छा, जो इनके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे अरब्स के, उनमें एक मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, इनको अमूमन अल ख्वारिज़मी के नाम से याद किया जाता है। अच्छा इन्होंने क्या किया था? इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। अल ख्वारिज़मी अप्रोच डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर अरिथमेटिकल ट्रेडिशन, जो एक पुराने जो ट्रेडिशन यूज़ हो रही थी ना जी, अरिथमेटिकल ट्रेडिशन यूज़ हो रही थी, उससे एडवांसमेंट की तरफ लेके गए। अच्छा ये इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। अब इसके बाद सक्सेसर्स, अल ख्वारिज़मी के जो सक्सेसर था एक, क्या नाम था उनका? अल कारजी, एक्सपेंडेड ऑन हिज वर्क। अल ख्वारिज़मी के काम को इन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया, इसको आगे लेके चले। ये पूछा जा सकता है, इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बच्चों हाईलाइट कर दिया, बाकी इसको रीड कर लीजिएगा। फिर आता है मॉडर्न एरा, 1700 से ऑनवर्ड्स आज तक, जो 1700 ईस्वी था उससे आज तक का। तो यहाँ पे मॉडर्न नंबर सिस्टम डेवलप है, जिसमें बाइनरी सिस्टम है बेस 2, ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें बेस 16 है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई मॉडर्न एरा के अंदर, जो आजकल हम यूज़ करते हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब आते हैं हम फर्दर रियल नंबर्स में, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये चीज़ें अब हमारे देखने की हैं, समझने की हैं, तो इनको हम करते हैं। देखिए आप इस टेबल को देखिए, ये जो आपको एक फिगर दी हुई है, रियल नंबर्स को आप कह सकते हैं कि ये मेन चीज़ है, सबसे बड़े दादा दाबू। उसके एक बेटा रैशनल नंबर्स है और एक इरेशनल नंबर है, एक बेटा रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स की आगे दो बच्चे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर का बेटा भाई वही होगा जिसमें ये दो खसूसियात होंगी, वही रैशनल नंबर वाली नस्ल में शामिल होगा। अच्छा एक दूसरा इरेशनल में, इरेशनल का एक ही है कि अगर वो बेटा इन खसूसियात पे, वो नंबर इन खसूसियात पे पूरा उतरे तो वो इरेशनल है, अदरवाइज वो रैशनल है। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि रियल नंबर्स की आगे दो ब्रांचेस हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते रैशनल, एक होते इरेशनल। ये आपके सामने शो भी हो रहा, एक होते रैशनल, ठीक है, और एक होते ये इरेशनल। इरेशनल की क्वालिटी या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं या क्या कंडीशंस है उसकी, कि अगर कोई नंबर जब आपने उसको डिवाइड करें या वो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, तो वो इरेशनल होता है। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं, इस पर परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी आगे जो है ना, देखिए आपको नजर आ रहा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ये सारा अब हमें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल पे कंटेन करते हैं। रैशनल में जो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, एंड हो जाना। जब आप इनको डिवाइड करें, सॉल्व करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिकरिंग हो, जो उनका आंसर आ रहा हो वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो नंबर्स आपस में वो एक तो टर्मिनेट ना हो, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कोई उसकी हद ना हो, और दूसरा वो रिपीट ना हो रहे हो किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ऊपर आ जाओ पहले ज़रा,
वी नो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये हमने क्लास 8 में भी किया कि रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो क्या होता है, पी अपॉन क्यू, और पी क्यू बिलोंग करते हैं जी से, इंटीजर से, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू जीरो के इक्वल ना हो, वरना डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू डैश से, और रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। तो रियल नंबर्स जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड वो कह रहा है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स, ये देखिए क्यू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है। ऐसे ही है ना, रियल नंबर्स क्या है, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के यूनियन इनका वो रियल नंबर्स होता। आओ अब हम आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जानिब। सबसे पहले तो आओ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, एक डेसिमल नंबर, डेसिमल क्या, जहां डॉट हो, पॉइंट हो रहा, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, अच्छा इशारिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अ डेसिमल नंबर जिसके बाद जो आपका आंसर आए वो फाइनाइट नंबर मतलब काउंटेबल, फाइनाइट क्या, जो काउंटेबल हो, कि उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 3 हैं, 4 हैं, भले 10 हैं, लेकिन वो काउंटेबल है, उसके बाद रुक जाए। तो विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद देखो 1, फॉर एग्जांपल 1/4, जब आप 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25, ऐसा 0.25, तो ये 0.25, इसके बाद आगे तो कुछ नहीं है ना, मतलब कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 2 और 5, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट है, इसको काउंट कर सकते हैं, और ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अ डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, देखें आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट नंबर, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट हो गया। अच्छा, इसी तरह 8/25 को करोगे तो ये 0.32 आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। 3/8 को करोगे डिवाइड तो ये भी 0.375 आ जाएगा, यहाँ भी टर्मिनेट हो गया। 4/5 को करोगे तो ये भी आ जाएगा 0.8, और आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जो कि टर्मिनेट हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं, एंड हो जाने वाले हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल्स भी आ गई। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, वो क्या हों, इनफाइनाइटली, मतलब वो काउंटेबल ना हो, सोन चलते जाएं आप, वो कहीं भी टर्मिनेट ना हो, कहीं भी मुकम्मल डिवाइड ना हो। जैसे अब आप देखो 1/3, 1 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0.333, चलते जाओगे तो यही आता जाएगा। टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 बार बार आप देखो, एक ही नंबर बार बार आया, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, इसी को कहते हैं बार बार रिपीट होने को। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार डेसिमल के बाद, तो वो कहलाता है रिपीटिंग, या उसे कहते हैं रिकरिंग। मैथ्स में क्या कहते हैं, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होने वाला। तो अब हम बार बार अगर 3 लिखेंगे तो उसकी बजाय क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर आप यूं बार डाल देते हैं, ऐसे डैश सा डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, अपने आप को इटसेल्फ ये रिपीट कर रहा है, और इनफाइनाइटली इनडेफिनेटली रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया ब्रैकेट में, उसने आपको समझा भी दिया, 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली। आगे आते हैं 1/6, इसको भी अगर आप 1 को अंदर रखें 6 पे डिवाइड करें तो 0.1, उसके बाद देखें एक नंबर तो यहाँ आ गया, उसके बाद 6 जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट करेगा। तो आपने यहाँ लिखा 0.1, 1 के ऊपर डैश नहीं है, आप देखो 1 के ऊपर डैश नहीं है, सिर्फ 6 के ऊपर डैश डाल दी, इसका मतलब है 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली। ओके, इससे एक चीज़ हमें और पता चली कि लाजमी नहीं है कि डेसिमल के फौरन बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए, 1-2 डिजिट्स छोड़ के भी रेपिटेशन स्टार्ट हो सकती है। अगर वो रेपिटेशन एक ऊपर ना रिपीटिंग पैटर्न, एक पैटर्न से हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। ठीक हो गया भाई। आगे इसी तरह देखो 22/7 को करो तो ये 3.142857, फिर देखो ना, ये 1 से लेकर 7 तक ये सेम है, फिर आगे 1 से लेकर 7 तक सेम पैटर्न। तो यहां पे देखो हमने लिख दिया कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, बार डाली थी मैंने ऊपर। अब आप आगे देखो जरा, 3 लिख दिया वैसे वैसे, उसके बाद डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, फिर 142,857 तो इसके ऊपर आ गई डैश, इसके ऊपर आ गया बार। क्या शो कर रहा है कि 142,857, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये सारा ये अपने आप को यहाँ से यहाँ ये सिस्टमेटिकली बार बार अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग है, रिपीट कर रहा है अपने आप को पूरा। तो एक लाजमी नहीं कि एक नंबर या 2 नंबर खुद को रिपीट करो, पूरा एक पैटर्न भी है वो अपने आप को रिपीट कर सकता। लिख दिया उसने यहाँ साथ में था पैटर्न 142
857 रिपीट्स इनफाइनाइटली। आई होप ये समझ में आ गया। आगे आते हैं हम 4/9 पे। तो 4 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 0.444 क्या आया 0.4 और 4 के ऊपर डैश लगा दी, इसका मतलब 4 जो है रिपीट्स इनफाइनाइटली इटसेल्फ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। अब आपको ये समझ में आ गई होगी बात, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स, उसमें आगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये भी रैशनल और ये भी रैशनल। अब आपको मेरे ख्याल टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गया और नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में वो रिकरिंग और रिपीट कर रहा हो तो वो भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं इरेशनल पे। इरेशनल क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते और नॉन रिकरिंग होते। तो इसमें आपको यहां पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। डेसिमल नंबर्स वो अशारिया वाले पॉइंट वाले नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, जो अपने बाद एक पैटर्न से रिपीट ना कर रहे हो अपने आप को आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, जो इनडेफिनेटली कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो रहे हो और मुसलसल चलते चले जा रहे हो और वो किसी सिस्टमेटिक पैटर्न से अपने आप को रिपीट भी ना कर रहे हो, रिकरिंग ना हो, तो वो क्या होते? इरेशनल होते। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, रिपीट भी तो नहीं कर रहे ना सिस्टमेटिक पैटर्न में, तो डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इरेशनल नंबर्स। ये बात समझ में आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो इरेशनल होंगे, बाकी सारे क्या हैं? रैशनल है। ठीक हो गया? दोबारा मेरी बात सुनो, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहे और नॉन रिकरिंग है, खुद को रिपीट भी नहीं कर रहे सिस्टमेटिक पैटर्न में, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और खुद को सिस्टमेटिक पैटर्न में रिपीट भी नहीं कर रहे, वो क्या हैं? वो इरेशनल है। बाकी सारे जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो भी रैशनल हैं, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन खुद को रिपीट कर रहे हैं वो भी रैशनल है। तो इरेशनल में सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होते और वो सिस्टमेटिक पैटर्न में खुद को रिपीट भी नहीं करते। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल दी उसने आपको, पाई को अगर आप देखो तो 3.1459263। अब देखो आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अच्छा फिर 2 यहाँ पे भी है, ये देखो ठीक है, फिर 2 यहाँ पे भी आ गया, 9 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी, तो सर रिपीट तो हो रहे हैं ये आपका सवाल मेरी तरफ आ सकता है। देखो बच्चे, अब देखो ना टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 10, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी नंबर आएगा उन्हीं 10 में से कोई आएगा ना। यहाँ कहीं 2 लिखा होगा, कहीं 3 लिखा होगा, कहीं 7 लिखा होगा, कहीं 9 लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, भी होगा तो इन्हीं में से कोई नंबर। अच्छा, लेकिन अब इस तरह अगर आप हो तो वो तो रिपीट होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में रिपीटिशन। जैसे आपको देखो ना, ऊपर आप देखो, ये देखो 3.142857 यहां तक आ गए, उसके बाद फिर वही पैटर्न फॉलो 142857। तो एक पैटर्न था जो अपने आप को मुसलसल रिपीट कर रहा था इनफाइनाइटली कंटिन्यूसली। यहां पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, एक नंबर आगे आ गया फिर दूसरा पीछे, कोई अब्रप्टली आ गया, कोई पहले आ रहा कोई बाद में आ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं, ये सिस्टमेटिक पैटर्न में खुद को रिपीट नहीं कर रहे। इसी तरह ये ये भी एक ग्रीक लेटर, इसको ये कहलाता आइलर नंबर। क्या कहलाता है ये? आइलर नंबर। और इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ई इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे पाई है उसी तरह ये है। आपने आज तक पहले पाई सुना होगा लेकिन इसको नहीं सुना होगा आइलर नंबर को। तो ये इसकी वैल्यू क्या है? ये लिखा हुआ, ये देखो यहाँ भी और यहाँ भी 2.718281828459 अब देखो ना यहाँ आ गया 82, फिर यहाँ भी 82, लेकिन यहाँ पे आगे 45904। तो अगर यही सिस्टमेटिकली रिपीट होता तो हम कहते हैं ये रैशनल है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई सिस्टमेटिक पैटर्न में रेपिटेशन नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये भी इरेशनल हो गया, क्योंकि यहाँ ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिकरिंग में आ रहा है। आगे आ गया √2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1.414213523730। कोई सिस्टमेटिक रेपिटेशन नहीं है और ये कंटिन्यू भी हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल है। तो ये कुछ आपको उसने इरेशनल की एग्जांपल दे दी। अगेन मैं इस ऊपर आता हूँ, देखें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ आ गए थे हमें। और इरेशनल क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे, एंड भी नहीं होंगे, चलते जाएंगे, और नॉन रिकरिंग भी होंगे, मतलब कहीं भी वो इटसेल्फ अपने आप को सिस्टमेटिक पैटर्न में उसको रिपीट नहीं कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। 0.35 है, टर्मिनेट हो गया, तो भाई ये क्या होगा? रैशनल होगा, तो लिख दिया इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो इसी तरह सबका बताया हुआ उसने, आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद √5 है, इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये काम की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हुए बेटे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, ठीक हो गया? तो ये इसी तरह एग्जाम्पल्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। तो आगे है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत काम की चीज़ है।
सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी, ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि मुश्किल है। एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको करिए बगैर आप एक्सरसाइज 1.1 नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक दफ़ा बेटे आप इनको समझ लो तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें आपके टिप्स पे आ जाएंगी, आप इनको पढ़ के ही अंडरस्टैंड कर लेंगे और इनको अप्लाई आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आओ मैं आपके साथ करता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। नेम ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ऊपर उसने आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो तीनों है ना, जो नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल जिसने आपको दिए हैं, कह रहा है कि अगर ए और बी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो आप ए और बी को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ठीक बात है। देखो एग्जांपल क्या दी, देखो 2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता, 3 भी करता, आपने 2 और 3 को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 5, तो 5 भी तो रियल नंबर से बिलोंग करता। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐड किया ना आपने। अब इसी तरह इसी के आगे आओ, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बी, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एग्जांपल देखो, अगर 2 और 5 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, तो 10 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब इसी की एडिशन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली दोनों प्रॉपर्टीज हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव पे आते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होगा जी सॉरी, अगर ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। एक ही बात है ना, मतलब आप ए और बी दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस बी और बी प्लस ए इसके इक्वल होगा। देखो 2 + 5 7 और 5 + 2 7, तो ये क्या हो गया, एक को पहले लिख दिया दूसरे को बाद में लिख दिया, फिर अगली दफ़ा में दूसरे वाले को पहले लिख दिया और पहले वाले को बाद में लिख दिया, तो आंसर तो दोनों सूरतों में सेम रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ आपने ऐड किया। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हम साथ साथ कर रहे हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो वो इक्वल होगा बी और ए को मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर आप लिख दो कि 2 × 3 या लिख लो 3 × 2, तो दोनों सूरतों में आंसर तो सेम ही रहेगा और जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये बात भी समझ में आ गई हमें। आगे आते हैं हम प्यारे बच्चों, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। वो क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोजर में भी कम्यूटेटिव में भी कितने आपके पास नंबर्स थे, 1 2 2 नंबर्स थे, देखो ना 1 और 2, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव में कितने होते, 3 होते, 1 2 और 3, 1 2 3। एग्जाम्पल में भी देखो 1 2 3, समझ में आया। अच्छा, एसोसिएटिव में बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। कि अगर आप पहले b और c को ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसमें a को ऐड करो, तो आंसर बराबर होगा कि अगर आप अलग से पहले a b को ऐड करो, उसमें c को ऐड करो। मतलब आपने तीनों को ऐड करना है, किसी को भी पहले लिख दो किसी को बाद में लिख दो, आंसर नेट इंपैक्ट सेम रहेगा। इसी ब्रैकेट में देखो 2 + 3 + 5, तो 3 + 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे आंसर 10 आएगा। यहाँ 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा प्लस 5, तो आपके पास आंसर अगेन 10 आएगा। दोनों सूरतों में बात वही रहेगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव पे आ जाते हैं कि ए मल्टीप्लाई करो बी सी को, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करो, यहाँ ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों सूरतों में आंसर इक्वल ही होगा, दूसरे के ये इक्वल होते हैं। देखो 2 × 3 5, 3 5 = 15, फिर इसको 2 से किया तो आंसर 30 आएगा। और अगर आप 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करो आंसर 6, और जो आंसर आएगा उसको 5 से करो, तो भी दोनों सूरतों में आंसर 30 ही आएगा। एसोसिएटिव भी हो गई। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। ये ऊपर लिखा हुआ एडिटिव, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये मल्टीप्लिकेटिव पे आते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, ए में अगर आप कह रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पहले ऐड कर दो, ये देखो पहले या बाद में ऐड करो, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 + 0 आंसर 5 ही होगा, 0 + 5 आंसर 5 ही होगा। अच्छा, ये 0 क्या है, फिर एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो है 1, कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को a से किया तो आंसर यही रहेगा, है ना। 5 को 1 से करोगे तो आंसर 5 रहेगा, और 1 को 5 से करोगे तो आंसर 5 रहेगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कोई आपसे पूछे एमसीक्यूज में भी तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, वो है 1। आते हैं अब इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स क्या होता और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता। एडिटिव इनवर्स देखो, अगर आपके पास कोई नंबर है a, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। कि एडिटिव इनवर्स वो चीज़ होती है कि जब आप किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स -a है ना, उसको ऐड कर दो तो आंसर 0 हो जाए।
ए वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, और माइनस ए प्लस ए, आंसर 0। अब 6 है, इसका एडिटिव इनवर्स एग्जांपल उसने आपको दी है, क्या होगा, -6 प्लस माइनस माइनस, -6 प्लस 6, आंसर 0। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। फिर आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया ना कि ऐसा नंबर जिसको आप ओरिजिनल नंबर में जब ऐड करें तो आंसर 0 आए, तो वो +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। इसी तरह -16 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +16। तो ये नंबर जिससे वो आप ओरिजिनल नंबर में जब उसको ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आ जाए, 0 आ जाए। आते हैं प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। इसमें इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि ऐसा नंबर जिसको आप ओरिजिनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। ऊपर 0 चाहिए था एडिटिव में, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। ए को मल्टीप्लाई करो 1/a से तो आंसर 1 हो जाएगा। 1/a को अगर आप मल्टीप्लाई करो a से तो आंसर 1 हो जाएगा। आगे आते हैं कि अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करो 1/7 से तो आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको दिया हुआ 1/7 उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 होगा। ये बस बात समझ में आ गया आपको। आगे आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। नाम से जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये अब कह रहा है फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c। अगर आपके पास दो नंबर हैं b + c ब्रैकेट में बंद और बाहर a है, तो a जो है वो इस b से भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर है, और c से भी मल्टीप्लाई होगा। a इस b पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और a जो है b और c दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, c पे भी। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, प्लस का साइन a को c से किया तो ac। इस कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझाता हूँ, देखो ये a आपके लेफ्ट पे है और b और प्लस c ये ब्रैकेट है ये आपके राइट पे। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कहलाते हैं इसको, लेकिन ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a आपके लेफ्ट पे था, लेफ्ट को आपने इन दोनों पे ऑपरेट किया, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई किया a b प्लस का साइन फिर a c, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहां माइनस का साइन होता तो क्या करते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं। आओ देखते हैं वो भी। देखो a इंटू बी माइनस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, ए को सी से किया तो ए सी हो गया। इस कार्ड ये भी लेफ्ट से आप राइट मल्टीप्लाई किया, ए लेफ्ट पे था और ये दोनों राइट पे थे। इस कार्ड ए बी माइनस ए सी, इस कार्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन ओवर क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। अब आगे हम पहले हमने लेफ्ट कर लिया, अब राइट पे। अब देखो ना ये सी आपका राइट पे है, इसको आपने इन दोनों पे मल्टीप्लाई करना है, और ये ए प्लस बी जो ब्रैकेट है वो आपके राइट साइड पे। तो अब ये लेफ्ट पे है सी, तो इसके अकॉर्डिंग ये सी जो आपके अब राइट पे है, ऊपर लेफ्ट पे था, ठीक है। तो अब यहाँ सी राइट पे है और a प्लस बी आपके लेफ्ट पे है, तो मल्टीप्लाई किया, a को c से करेंगे ac, b को c से करेंगे तो ये bc बन जाएगा। अब ये क्या कहलाता, इस कार्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन दरमियान में साइन क्या है, प्लस ओवर एडिशन। और अब c आपके अगेन राइट पे और a माइनस बी लेफ्ट पे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। इस कार्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ओवर क्या है, अब ये सब्ट्रैक्शन है। आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो साथ में इसने बॉक्सेस दिए हुए, ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स की। अच्छा, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आप 5 को डिवाइड करोगे 1/5 से तो आंसर आएगा 1, 5 से कट जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, लेकिन अगर आप 0 को डिवाइड करोगे 1/0 से तो 1/0, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो वो नॉट पॉसिबल होगा। तो 0 कैसा नंबर जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब आते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स पे। सबसे पहले तो आओ इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जब ए जो कोई नंबर अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो नंबर अपने आप के तो इक्वल होता ही होता है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्स जैसे आईने से रिफ्लेक्शन आती है ना, शीशा जो होता है, मिरर जो होता है, तो आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको अपना आप ही नजर आता है ना। तो ये वही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वहीं से निकली है कि कोई भी नंबर अपने इटसेल्फ अपने इक्वल होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सिमेट्रिक। फॉर ऑल ए बी, अगर ए और बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। सेम ही बात है ना भाई, ठीक है। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है तो दूसरा नंबर भी तो पहले नंबर के बराबर ही होगा ना। अगर ए बी के बराबर है तो वही बात है कि बी भी ए के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। ये कहलाती प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इन बातों का आपको पता पहले से है कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के, लेकिन आपको इनके नाम नहीं पता है बस। तो ये पैदाइश इनकी पहले हुई आपके यहाँ, लेकिन आपने इन बच्चों के नाम आज रखे हैं।
नेक्स्ट बात है, आपको पता है ए इज इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर होगा ए के तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक। आगे आते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो फिर ए भी तो सी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई है? अगर आपकी एज और आपके दोस्त की एज एक है, समझ में आई? अगर आपकी एज और आपके फ्रेंड की एज सेम है और आपके फ्रेंड की और आपके कजन की, आपके फ्रेंड की और आपके कजन की एज सेम है, आपकी और आपके फ्रेंड की, आपकी और आपके फ्रेंड की एज सेम है और आपके फ्रेंड की और कजन की एज सेम है, तो फिर आपकी और कजन की एज भी तो सेम होगी। ये बात समझ में आई? यही बात वो यहां पे कर रहा है। आओ देखो, ट्रांजिटिव, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी तीन नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर ए बी के बराबर है एंड, ये साइन होता है एंड का, और बी बराबर है सी के तो फिर ए भी तो सी के बराबर होगा। ए आप हो गए, बी आपका दोस्त हो गया और सी कजन हो गया। तो अगर आपकी एज दोस्त की एज के बराबर है और दोस्त की एज कजन की एज के बराबर है तो फिर आपकी और कजन की एज भी तो बराबर होगी। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। आगे आते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर एक नंबर ए है और एक बी है और ए बी सी तीनों नंबर बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। तो अगर आप सी को दोनों साइड्स पे ऐड कर दो, मतलब ए प्लस सी कर दो और बी प्लस सी कर दो, तो भी ये एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। ज़्यादा सी बात है, ए बराबर है बी के तो दोनों में आपने सी को ऐड कर दिया तो भाई बराबर ही रहेंगे ना। उधर भी सी ऐड हो गया, उधर भी सी, तो नेट इम्पैक्ट कोई भी नहीं, दोनों की तो तब भी बराबर ही रहेंगे। ये बात समझ में आ गई है दोस्तों। आगे आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर हमने ऐड किया सेम नंबर, अब नीचे क्या है? सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कह रहा है कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए बराबर है बी के और इधर भी आप सी को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी सी को, तो ये ए सी बराबर होगा बी सी के, मतलब इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि आपने सेम नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया। आगे आते हैं हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पे। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज आगे यूज़ होंगी क्वेश्चंस के अंदर ना, तो ये बिल्कुल हलवा फुलवा है। अब तक आपको समझ में आ रहा है ना? आपको मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब कितनी आसान है कहानी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऊपर आपने ऐड वैड किया, यहाँ आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड करना होगा। ए बी सी तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के तो दोनों साइडों पे आप सी को माइनस कर दो, यहाँ से भी सी माइनस कर दो, यहाँ पे सी, तो यहाँ से भी सी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी सी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? ए बराबर है बी के। तो सेम नंबर दोनों साइड से खत्म हो गया तो आपका ओवरऑल इक्वेशन सेम रहेगी। यही बात है। कैंसिलेशन, ये एडिशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो कह रहा है ए बी सी तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके हो गया। ये इसने क्यों कहा कि जब आप सी जीरो के अगर इक्वल हो जाता तो जब आप उसको किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करेंगे, सी अगर जीरो होगा ना, तो डिनोमिनेटर में जब भी जीरो जाएगा या सी जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता। तो यही बात वो यहाँ पे आपको इसलिए उसने कह दिया कि सी को जीरो के इक्वल ना रखना, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, ए सी बराबर है बी सी के, तो अगर आप यहाँ से भी सी को डिवाइड कर दें, यहाँ से भी सी को डिवाइड कर दें, सी से सी कट जाएगा, यहाँ भी, और ए और बी बच जाएगा, ए बराबर है बी। तो दोनों साइडों पे अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो नेट इंपैक्ट कोई भी नहीं आएगा, इक्वेशन बराबर ही रहेगी। ये बात समझ में आ गई। आगे आते हैं हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज पे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज पे अगर हम आए, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऊपर, अब ये क्या है? देखो, अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो तीन ही कंडीशन हो सकती है ना भाई, कि या तो ए बी के बराबर है, या ए बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है। ठीक है भी, दोनों नंबर या एक दूसरे के बराबर होंगे, या पहला बड़ा दूसरा छोटा, ठीक है, या पहला छोटा दूसरा बड़ा। ये तीन कंडीशन हो सकती, कोई चौथी कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। सही है। अगर आप और आपका भाई है, ठीक है, या आपका दोस्त है, आप और आपका दोस्त है, या तो आप दोनों की एज बराबर होगी, या आप छोटे होगे और वो बड़ा होगा, या फिर वो छोटा होगा और आप बड़े होगे। यही तीन कंडीशन हो सकती है, चौथी तो कोई नहीं एग्जिस्ट करती। इसी को क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके हो गया भाई। आगे आते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। क्या कह रहा है कि अगर ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया है, ये ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर ए बड़ा है बी से, और ऊपर हमने बराबर वाली बात की ना, यहां बड़े वाली, अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए बड़ा होगा सी से। समझ में आ गया? वो ऊपर क्या था? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। लेकिन ये इक्वलिटी की थी, इक्वल का साइन था। यहां क्या है? ऑर्डर के कौन सा ग्रेटर, कौन सा स्मॉलर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए बड़ा होगा सी से। वही बात जो मैंने आपसे पहले कही, कज़न वाली मिसाल दे दी कि अगर आप बड़े हो अपने दोस्त से, अब हम इस तरह की बात कर लेते हैं, ठीक है, या इसको
आपका अब्बा जी कर लेते हैं, सबसे बड़े अब्बा जी, उसके बाद आपकी आपका आप हो गए, उसके बाद आपका छोटा भाई हो गया। तो अगर आपके प्यारे अबू आपसे बड़े हैं और आप जो है अपने छोटे भाई से बड़े हैं, ये बात समझ में आई? अबू आपसे बड़े, पापा आपसे बड़े और आप छोटे भाई से बड़े हो, ऐसे ही है ना? तो अबू छोटे भाई से बड़े हुए ना, नहीं समझ में आई? अगर आप जो है अपने एक कज़न से बड़े हो और वो जो कज़न है वो आपके दूसरे कज़न से बड़ा है, तो कहा जा सकता है ना कि आप अपने उस तीसरे जो आखिरी कज़न है उससे बड़े हो। ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरह आते हैं, देखो ए ग्रेटर देन बी, अब एडिटिव प्रॉपर्टी पे आ गया ना, ये तो आपको समझ में आ गई ना कि अगर इसी तरह भी ए जो है वो स्मॉलर देन बी हो और बी स्मॉलर देन सी हो तो फिर ए स्मॉलर देन सी होगा। अगर फिर ए सबसे छोटा होगा ना, ए बी से भी छोटा है और बी सी से छोटा है, तो फिर ए सी से छोटा होगा। आगे आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी पे, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि यहाँ वही चीज़ है ऊपर वाली, वहाँ इक्वलिटी के साइन थे, यहाँ पे ग्रेटर और लेस स्मॉलर के साइन है। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी, दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी वही नंबर ऐड हुआ, इधर भी वही, तो ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से, दोनों नंबर साइडों पे सेम नंबर ऐड कर दो तो ए प्लस सी छोटा रहेगा बी प्लस सी से। आगे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ए बड़ा है बी से, ऐसा। अच्छा, तो ए सी बड़ा होगा बी से, बी सी से इफ सी ग्रेटर देन 0। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप दोनों साइड पे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो ना आपने एडिटिव में दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ए को और बी को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और ए बड़ा हो बी से, तो ए सी भी बड़ा होगा बी सी से, और अगर ए छोटा है बी से और आपने दोनों साइड पे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी छोटा रहेगा बी सी से। लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ और ऐड की है कि अगर सी बड़ा होगा 0 से तभी, और यहाँ पे भी ए बड़ा है बी से तो ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से, कब? अगर सी छोटा होगा 0 से। मतलब अगर आप दोनों साइडों पे, जैसे अब यहाँ पे माइनस से सी जो है छोटा 0 से कब होगा? जब माइनस में होगा। तो अगर आप दोनों साइडों पे माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट इम्पैक्ट तो भाई क्या हो जाएगा, वो जो नंबर जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस से नंबर -5 बड़ा या -2 बड़ा? -2 बड़ा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ 2 बड़ा के 5 बड़ा, बोलोगे सर 5 बड़ा 2 छोटा। लेकिन अगर आप माइनस का साइन लग जाएगा 0 से छोटा नंबर, क्योंकि अगर -5 बड़ा या -2 बड़ा, तो आप बोलोगे -2 बड़ा, क्योंकि माइनस में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता उसकी वैल्यू छोटी होती। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह ये बाकी कंडीशन कि ए स्मॉलर देन बी है तो ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी को, अगर सी जो है वो स्मॉलर है 0 से। आगे चलते हैं, ये मैंने थोड़ा सा इसको बहुत डिटेल में नहीं गया, क्यों? इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो वहाँ मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो बताऊंगा आपको। साथ रहोगे ना पूरा, तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, मैं करवाने वाला कौन होता हूँ, अल्लाह आपको खैर डालने वाला है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ए बड़ा, हमारी तो कोशिश हो सकती है, इंसान कोशिश कर सकता है। ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो फिर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से। देखो, ये इससे बड़ा और सी इससे बड़ा, तो आप इन दोनों बड़ों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो इन दोनों का जो छोटों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उससे बड़ा ही होगा ना भाई। बड़े दोनों क्या हैं, ए और सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और छोटे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बड़े दोनों का प्रोडक्ट छोटे दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा ही होगा ना। बात समझ में आई है? और अगर ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से, अब ये सी और ए छोटे हो गए, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए सी को, छोटों को, और बड़े दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो बड़े दोनों, क्योंकि ये भी बड़ा ये भी बड़ा, ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे बड़ा ही होगा ना। ये बात समझ में आ गई? आ गई। आते हैं हम आगे डिवीजन प्रॉपर्टी पे, कि अगर ए छोटा है बी से तो क्या होगा, अगर आप दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर ए छोटा है बी से और आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें जो 0 से छोटा है, मतलब माइनस है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जब आप माइनस का वाला नंबर जो 0 से छोटा नंबर है, जब भी आप अप्लाई करते हो तो ये याद रखिएगा, माइनस वाला नंबर जो कि 0 से छोटा होगा, जब भी आप अप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जब भी आप नेगेटिव 0 से लेस स्मॉलर नंबर अप्लाई करेंगे, मतलब या उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जो आपको एग्जिस्टिंग ऑर्डर दिया हुआ होगा ना वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब आगे यही बात यहां पे भी है, अगर ए बड़ा है बी से तो आप दोनों साइडों पे सेम नंबर को डिवाइड कर दो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, सेम नंबर से आपने डिवाइड कर दिया है। लेकिन
अगर ए बड़ा है बी से और आपने इसको ऐसे नंबर से डिवाइड किया जो नेगेटिव नंबर है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पे। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को ये 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड हैव द सेम साइन। ओके, अगर ए छोटा है बी से, सिंप्लीफाई इसने किया कि 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब ये भी एक छोटी सी बात है, समझ लेना प्लीज। जब भी आप किसी नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उसको उलट देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। ऊपर जो होता है फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ये 1 यहाँ पे न्यूमरेटर है और a डिनोमिनेटर है। यहाँ 1 न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है। तो जब आप ये यहाँ कुछ नहीं है a के नीचे तो 1 है, यहाँ b के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको आपने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दिया, मतलब a/1 को 1/a कर दिया और b/1 को 1/b कर दिया। तो जब आप इसको फ्रैक्शन को चेंज कर देते होते, रेसिप्रोकल कर देते होते, तो भी ऑर्डर चेंज हो जाता होता, उलट जाता। अगर a छोटा है b से तो 1/a और 1/b इनमें रिलेशन क्या होगा कि ये इससे बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात समझ में आ गई कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते होते, ये बात अपने पल्ले से बांध लो कि अगर रेसिप्रोकल लेना, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लें तो जो ऑर्डर है वो उलट जाता। जस्ट लाइक जब मैंने आपसे कहा था कि 0 से छोटा अगर नंबर आप मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेंज हो जाता, उलट जाता होता। इसी तरह यहाँ भी होता है कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते होते हैं तो जो दरमियान में ऑर्डर होता है वो उलट जाता है। जैसे ये देखा ना, a ग्रेटर देन b है, लेकिन अगर आप इसको 1/a और 1/b कर दोगे तो यहाँ ग्रेटर की जगह स्मॉलर का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। तो सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने और थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ, विच इज एक्सरसाइज 1.1। अब आप देखो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। बताओ इनमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। ऊपर हमने डिस्कस किया कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो तो वो रैशनल होता, बाकी जो है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल होगा। सादा लफ्ज़ों में देखो, अच्छा 2.3535 ये रैशनल है, 0.6 इसका मतलब डैश का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल है। अच्छा 2.23606 यहाँ कोई रेपिटेशन नहीं, सिस्टमेटिक कोई पैटर्न नहीं है और ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल। √7 इसका आंसर निकालो कैलकुलेटर पे तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, किसी भी प्राइम नंबर का जब भी आप √ लो, ये यहाँ बुक में नहीं बताई हुई बात लेकिन आपके समझाने के लिए, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप कभी भी स्क्वायर रूट लेते हो, √ लेते हो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। इनका किसी का भी जब भी आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। मतलब ये सारे जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उनका स्क्वायर रूट अगर आप लो तो वो इरेशनल होगा। क्लियर होगी बात? तो √7 क्या है? इरेशनल है। ई आइदर हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, ये देखो मेरा बच्चा, अगर आप एग्जाम्पल्स भी आ जाओ ना, जो आपको उसने इरेशनल नंबर की दी थी एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, तो ये इरेशनल की एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि ई क्या है? इरेशनल है। समझ में आ गया? इसी तरह पाई भी उसने दिया हुआ था, तो आओ पहला ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, आप पूरी वीडियो देखोगे इंशाल्लाह तो आपको समझ आएगा, मैं पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से आपको बता रहा हूँ, पाई ये भी इरेशनल है, 5 + √11, तो √11 जो है आपको बताया प्राइम नंबर है 11, इसका जो √ है वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल में जब कोई नंबर ऐड हो जाएगा तो वो नेट इम्पैक्ट हो क्या होगा? इरेशनल ही रहेगा। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को ऐड करोगे तो इरेशनल ही रहेगा। अच्छा 15/4 इसको आप डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये रैशनल है। अब ये भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आते हैं प्यारे बच्चों। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आप आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है 2.353535। सॉल्यूशंस का स्टार्ट करो। एज 2.3535 इज टर्मिनेट हो गया एंड रिकरिंग, रिपीट भी हो रहा है। देखो ना 3535 ये रिपीट भी हो रहा है। तो ये देखो, ये यहाँ भी ये 35 है, यहाँ भी ये 35 है, तो यहाँ भी ये 35 है। तो क्या हो गया? टर्मिनेट भी हो रहा है, तो ये इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सेकंड पे आते हैं 0.6 के ऊपर बार है, तो एज 0.6 बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, सर इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, देखो मेरी बात सुनो, इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज
नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो रहा है जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये इसका 6 का ऊपर बार का मतलब ये है कि ये बार बार 6 इटसेल्फ रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये लेकिन ये साथ में क्या है, ये रिकरिंग है, बार बार रिकरिंग होगा ऊपर बार का मतलब, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। आगे आते हैं 2.2360667 एज 2.2360667 इज नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल का मतलब क्या है कि आगे कंटिन्यू कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिकरिंग, कहीं सिस्टमेटिक पैटर्न में रेपिटेशन नहीं है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। ये बात समझ में आ गई। ओके, फोर्थ पार्ट पे आते हैं, √7 है सोल्यूशन। √7 आप निकालो, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर का जब भी आप अंडर रूट लेते हो, उसके रूट लेते हो, तो वो क्या होता, वो इरेशनल होता। लेकिन आपने इसका आंसर भी निकाल लिया, आ गया 2.6457151306459 सो ऑन। एज √7 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। आगे आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो ई आइलर नंबर, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 2.718 एंड सो ऑन। एज 2.7182 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इज एन इरेशनल नंबर। इसी पैटर्न पे करोगे ना बेटे, तो आपके क्वेश्चन के जब आप आंसर दोगे तो आपको आपके मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर कीमती है। अच्छा, पाई पाई की वैल्यू आपने लिख दी 3.142857। अच्छा, तो ये कहीं भी इसकी सिस्टमेटिक रेपिटेशन है नहीं, ठीक होगा। तो एज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अक्सर लोग ना, अब आप 9th में आ गए हो, तो 9th तक के लेवल के लिए भी ना अक्सर लोग पाई को लिख देते हैं 22/7। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल में याद करो डिस्कस किया कि 22/7 जो है ना, वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं है। पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है, तो भाई दोनों इसके इक्वल तो नहीं हो सकते ना, नहीं होते। लेकिन वो एक रफली हम लिखते हैं। अब इस लेवल के 9th के लिए बस इतना इतना ही काफ़ी है यार, क्या आप उसको 22/7 सॉल्व करते हुए लिख लेना, लिखा जाता है, लिख भी लेना। लेकिन ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है, जबकि 22/7 रिकरिंग होता है। ये बात समझ आई। 22/7 क्या होता है, रिकरिंग रिपीटिंग। जब हमने ऊपर किया तो 142857 बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन पाई रिकरिंग नहीं है, पाई की वैल्यू रिकरिंग नहीं है। देखो ना यहाँ पे क्या है, 142857 और यहाँ 148 और फिर यहाँ भी 142 आना चाहिए ना, 2 नहीं है, 3 है। तो ये कहीं भी इसकी रेपिटेशन नहीं होती, 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल पाई नहीं होता। ये बात समझ में आ गई ना। चलो आगे चलते हैं, बस इतना काफ़ी है 9th क्लास के लेवल के लिए। आप थोड़ी ना MSc कर रहे हो अभी। अच्छा, 7th वाले पार्ट पे आते हैं, 5 + √11। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 5 + 11 √, ठीक है। तो √11 की जब आप वैल्यू निकालोगे, ये स्टेप ऐसे, इसको बेशक इस स्टेप को छोड़ देना, ठीक है, ना करना ये सोल्यूशन। उसके बाद डायरेक्ट हम ये करेंगे, अगर करना भी होगा तो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। 5 + √3 की वैल्यू 3.1316624790355 एंड सो ऑन। तो ये ऐड करोगे, 5 + 3 8 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद वैसी का वैसी। तो ये नॉन रिकरिंग मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो एज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो पाई यहाँ पे क्या है जी, पाई नहीं है। एक मिनट रुको, ये आएगा आपका ये वाला, ठीक है। कहीं भी मेरे बच्चों गलती की गुंजाइश ना रहे, आपका एक एक नंबर भी कीमती है, एक एक नंबर भी जो है वो आपका कीमती है, ठीक है भाई। सो 5 + √11, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। आगे आते हैं हम, 8 वाला पार्ट है, √3 + √13। √3 + √13, √3 की वैल्यू ये है, आप अंडर रूट निकालोगे और इसकी निकालोगे ये है। पता है ना आपको, ये दोनों प्राइम, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी, दोनों का आप अंडर रूट अगर देखा है तो ये भी इरेशनल है इटसेल्फ, ये भी इरेशनल, दो इरेशनल मिलेंगे तो भाई इरेशनल ही रहेगा। तो इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इन दोनों को ऐड कर लो तो आंसर ये भी देखो ना, इतना लंबा आपने एग्जाम में नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चों। आपने इसको मैक्सिमम 2 से 3 डेसिमल के बाद 2 या चलो मैक्सिमम 3 कर लो, बहुत दिल करा तो 4 डिजिट तक लिखना है, उसके बाद आगे डॉट्स डाल देने। क्लियर हुआ। ये सिर्फ आपको क्या किया है, समझाने के लिए यार, देखो, ठीक है।
और इन्जॉय करो मैथ को। मैथ मज़े का सब्जेक्ट है, अगर ये आपको समझ आ जाए, मैथ जैसा अच्छा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अच्छा जी, चलो देखो, अब 1 इनको ऐड करोगे, ये आंसर आएगा। एज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीट भी सिस्टमेटिकली पैटर्न में कहीं नहीं हो रहा। सो √3 + 13 इज एन इरेशनल नंबर। 9th वाले पार्ट पे आते हैं जी, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो है 15/4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आ गया 15/4। अच्छा, 4 को बाहर रखा, 15 को अंदर रखा, डिवाइड करेंगे। 4 × 12, अब 15 में से 12 हो गया, 3 बच गया, डेसिमल लगा 0 आ गया। 4 × 7 = 28, 30 में से 28 गया, 2 बच गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 4 × 5 = 20। तो ये पूरा आंसर क्या आया आपके पास, वो आ गया जनाब 3.75। एज 3.75 इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की तो इसकी बात ही नहीं है, ठीक है। इज टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेट हो जाए ना बच्चों, जब ये टर्मिनेट हो जाए तो फिर हम रिकरिंग की तो बात क्या करनी इसमें। एज 3.75 इज टर्मिनेटिंग, सो 15/4 इज अ रैशनल नंबर। ओके हो गया। अच्छा, अब 10th वाले पार्ट पे आते हैं। वो है 2 - √2 और 2 + √2। अब इसको सॉल्व करना होगा। देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, आपको एक फार्मूला का पता है ना कि a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। दिस इज योर a, दिस इज योर b। a - b और a + b क्या आ गया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 2, 4 आ गया, माइनस का साइन आ गया, 2 और √2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। 4 - 2 क्या बचा 2। क्लियर हुआ। तो ये 2, ये भी क्या है फिर, ये भी एक रेशनल नंबर है। एज 2 कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ऐसे ही ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। भाई जिसके नीचे कुछ ना हो प्यारे बच्चों, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता 1। ऐसा ये 2/1 लिख सकते हैं ना इसको। तो आपको पता है रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एज 2 कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, दैट इज 2/1। सो 2 - √2, 2 + √2 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। अब ये जो है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से सॉल्व किया है, क्योंकि इसमें वो आपका कंपास, प्रोटेक्टर जिसे डी कहते हैं, वो भी, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी थी। तो इसको मैंने देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपको बुक में दिखाऊँ ना, देखो मेरा बच्चा, ये देखो, अगर आप बुक पे आ जाओ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये √2। अब देखो ना, 4 होल 1/3, -2 होल 1/7, 5/8, 2 होल 3/4, इनको तो आप शो कर लोगे नंबर लाइन पे। लेकिन जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दिया हुआ, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको आप अपनी नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। तो इसके लिए एक मेथड होता, और उसको पैथागोरस थ्योरम भी वहाँ पे यूज़ होता है। पैथागोरस थ्योरम का आपको पता है। तो ये डिटेल में मैंने समझाया है, और वो वीडियो आपको मैंने प्रॉपर नोटबुक पे उसको समझाया है, कंपास को यूज़ किया है, प्रोटेक्टर को यूज़ किया है। तो आप उसको देखिए और आपको क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स इस तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको अब आप देखिए और समझिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, वो है √2। अब आप इसका अगर कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालें, अंडर रूट निकालें, तो वैल्यू ये आएगी 1.414 एंड सो ऑन। इससे क्या शो हो रहा है कि जो नंबर ये √2 जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा। अब बाय पैथागोरस थ्योरम का हमें पता है कि क्या होता है, प्रीवियसली हमने देखा है, अगर नहीं देखा तो यहाँ देख लें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जहाँ एंगल 90 का होता, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये होती बेस, इसे कहते हैं बेस। ये आता आपका परपेंडिकुलर, ये जो हाइट होती इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड। और ये होता आपका हाइपोटेनियस, क्या होता, ये होती लाइन जो हाइपोटेनियस। ये बेस, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और ये आपका हाइपोटेनियस होता। पैथागोरस थ्योरम होता हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा ये सारा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, पूरी बात बताऊंगा आपको। पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पे अब आए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे आए, हमने एक लाइन ड्रॉ की सबसे पहले बच्चों, जिसमें देखे यहां 0 1 2 3, ये एक जैसा फासला,
ठीक है, ये सारा डिस्टेंस एक जैसा, और ये इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एरो का मतलब कि लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, नंबर्स आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ से 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है ये आपने देख लिया। ये आपका, अब एक चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है, क्योंकि इसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज्योमेट्रिकल के वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप इस वन पे आप रखें प्रोटेक्टर, डी जिसे कहते हैं, ये आपने रखा यहाँ पे। कैसे रखना है, देखिए इस लाइन पे, ये जो इसकी ये स्ट्रेट लाइन है इस लाइन पे आए, और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये 1 पे आए। 1 पे क्यों, देखें हमने यहाँ देखा जब स्क्वायर रूट इसका निकाला कि ये 1 और 2 के दरमियान है, तो इसका मतलब है इसके और इसके दरमियान पॉइंट आएगा, इसके और इसके दरमियान पॉइंट आएगा। तो देखिए इसको रखा यूं, अब 1 के ऊपर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका ये 1 पे आ गया। यहाँ आपने एक 90 का एंगल ड्रॉ किया, ये 90 है, यहाँ आपने डॉट लगा दिया, ये आपका डॉट हो गया। अब इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको आप 1 से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन कर लें या स्ट्रेट लाइन लगा लें, ये लें, ये आपने ज्वाइन कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर आपने इसी कंपस को, प्रकार को ये लेना है और इसको खोलना है, कितना, ये 0 से यहाँ 1 तक, यहाँ से यहाँ तक फासला कितना आ गया, ये 1। अब इस 1 पे रखना है आपने कंपस को, और यहाँ ऐसे एक आर्क लगा देनी, लगाई हुई, जहाँ इस लाइन पे ये आर्क मिलेगी ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लें, ये लें, ये आपके पास एक सॉलिड लाइन आ गई। ये ऊपर डॉटेड लाइन थी, ये सॉलिड लाइन आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक का फासला वही है जो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमने कंपस खोल के लगाया। जो फासला ये है वही फासला ये है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। क्लियर। अब हमें बेस का पता चल गया, बेस का कितना वैल्यू कितनी है, 1। और बेस की जी जहाँ एंगल बना 90 का, राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ एंगल बना है वहाँ से इस यहाँ तक का पॉइंट वो भी 1 है, मतलब आपका परपेंडिकुलर भी 1 है। तो बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो आपने हाइपोटेनस निकाल लिया, जो कि कितना हुआ, √2। समझ में आ गई है बात। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर देंगे, ये और ये पॉइंट जब आपने ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसका मतलब है ये जो फासला आया ये √2 है। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें लाइन पे ड्रॉ करना है √2। ये देखिए बच्चों, अब आप अपने कंपस को खोल लीजिए यहां से यहां तक, ये लें खोल लिया। अब ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना खुला हुआ है, ये √2 जितना खुला हुआ है। तो यहां पे इसको रखेंगे और यहां पे यूं, ये देखिए यहां से ये यूं, ये आप आर्क लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट आया बच्चों आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्यारे बच्चों √2। तो आपने लाइन पे यही पॉइंट ड्रॉ करना था, ये देखें आपने कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो है √3। देखिए √3 जब आपने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाली, वो 1.73 आई। इसका मतलब है ये भी 1 और 2 के दरमियान, इसकी लाइन सेगमेंट पे जो ये जहाँ शो होगा 1 और 2 के दरमियान होगा। 2 से पहले है और 1 के बाद है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले तो वही चीज़ हमने जो 1 वाली ली थी प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, वही सारी कैलकुलेशन की और आपके पास हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। फिर क्यों किया ये काम, ये आपकी लाइन है, नज़र आ रही होगी आपको, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये सारे सेम है। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये फासला आपका 1 है। आपने अगेन वही काम किया कि ये देखिए कंपस को खोला इतना 1 जितना, यहाँ रख के यहाँ आर्क लगाई, यहाँ पहले आपने एंगल बनाया था ना 90 का एंगल बनाया, यहाँ ये प्रोटेक्टर रख के, डी रख के, ये देखिए 90 का एंगल बनाया। ये सारा आपने इसको लाइन को ड्रॉ किया, फिर आपने कंपस को यहाँ रखा और आर्क लगाई। इस आर्क को, ये जो आपने लगाई स्टूडेंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, ये लें जी, ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास ये वही √2 आ गया जो प्रीवियसली हमने फाइंड किया। ये आपके पास 1 था बेस, परपेंडिकुलर भी कितना था 1,
ये देखिए, ये सॉलिड लाइन होगी हमारे पास, ये 1 1, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ये कितना आ गया, √2। हमें चाहिए √3, √3 चाहिए स्टूडेंट्स, √2 तो नहीं, तो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें √3 चाहिए। तो ये अब आपकी बेस हो गई। एक अब यहाँ एक ट्राइंगल हम और ड्रा करेंगे, ये आपकी बेस हो जाएगी। अगेन 1, जितना 1 है उतना आप इसको खोलें, और यहाँ पे इस जगह पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अब आपने एंगल ड्रॉ करना है 90 का। ये प्रोटेक्टर को रखा, ये जो प्रोटेक्टर का डी का ये वाला पॉइंट है, इसको रखेंगे इस पॉइंट पे, ये रख दिया, और ये लाइन सीधी इस हाइपोटेन्यूज के बराबर कर दी। करके यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। ये देखें, ये 90 का एंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी। पहले तो आप डॉटेड लाइन लगाएंगे, फिर डॉटेड लाइन लगाने के बाद आप कंपास को खोलेंगे, कितना, जितना ये फासला है 1, तो यहाँ से भी रख के 1 का आपने ये लगा दिया आर्क। देख रहे हो, ये आर्क लग गई, ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से। अब मैं ऊपर पूरी बात आपको पाइथागोरस थ्योरम से समझाता हूँ, और इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से, कर दिया। अब ये अगेन, ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ देखो 90 का एंगल बनाया आपने ऐसा। यहाँ ये बेस, जो इस फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज था वो इस ट्राइंगल की बेस बन गई। या आपने हाइपोटेन्यूज निकाला √2 पाइथागोरस थ्योरम से। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस क्या है, √2, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अच्छा √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, लिख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हाइपोटेन्यूज बच गया 2 + 1 = 3। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √3, मतलब इस ट्राइंगल जिसका बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना आया, √3 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चे आपने अपने कंपास को खोलना है यहाँ से यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक, ये देखो यहाँ तक, क्योंकि ये अब कितना खुल गया, जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है √3, इतने इसको खोल लिया। अब आपने इस लाइन पे यहाँ पे आर्क लगा देनी है। लो जी, ये जो पॉइंट आया अब आपके पास, ये कितना फासला है यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ तक है, तो ये कितना फासला है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना फासला है, ये है √3 ऐसा। तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, √3 है, इसी लाइन के ऊपर ले जी, ये हमने लिख दिया √3। आई होप ये समझ में आ गया। नाउ फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी दोनों हो चुके। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, 4 होल 1/3 नंबर लाइन हमने लगा ली। अच्छा, आप इसको देखें, इसमें और इसमें नीचे वाली नंबर लाइंस में मैंने ज़रा फासला ज़्यादा रखा है। तो ये इस तरह करने का मकसद क्या था, कि आपको दिखा सकें कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, शॉर्ट अगर आप डिस्टेंसेस रखें या लॉन्ग रखें, दोनों तरह आप इसको कर सकते हैं। ये फासले सेम है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -6 -7 इस तरफ, ठीक है। यहाँ भी एरो लगा दी, यहाँ भी एरो, कि ये दोनों तरफ कंटिन्यू हो रही है लाइन। आपके पास 4 होल 1/3 है, मतलब जो आपके पास आएगा, जो नंबर लाइन पे शो होगा वो 4 और 5 के दरमियान होगा ऐसा। यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, 4 और 5 के दरमियान हम पहुँच गए। अब ये चूंकि 3 है, इसका मतलब है यहाँ 3 आपने पार्ट्स बनाने हैं इसके। एक लाइन यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट, मतलब आपने 3 इक्वल पार्ट्स में 4 और 5 के दरमियान इसको डिवाइड कर लिया। अब 4 होल 1/3 है, मतलब पहला, तो 4 के बाद जो पहला ये 1/3, ये होगा 2/3, और ये पूरा 5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये आप इस यहाँ से ऊपर एरो लगाया और आपने बता दिया कि ये 4 होल 1/3 ये इसका आंसर है। आपने इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रेंड्स, फोर्थ वाले पार्ट में -2 होल 1/7 है, -2 होल 1/7 है। तो आप इस 7 का मतलब क्या है नीचे, कि आपने यहाँ इसके 7 इक्वल पार्ट्स बनाने। -2 होल 1/7 का मतलब क्या है, कि अब ये -2 और 3 के दरमियान है, -2 और -3 के दरमियान में ये है। आपने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है।
तो इसके लिए आपको 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी दरमियान में। ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। 1 2 3 4 5 6 लाइन लगाई। पार्ट्स कितने पॉइंट्स, इसके कितने टुकड़े बन गए, दरमियान में कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हो गए। -2 होल 1/7, तो ये यहाँ पे आएगा -2 के बाद ये 1/7, ये वाला पॉइंट, ये है आपका पॉइंट। मैंने एरो नीचे लगाया और ये लिख दिया -2 होल 1/7। ले जी, ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। आई होप ये समझ में आ गया। फिफ्थ वाले पार्ट पे हम आते हैं, तो वो क्या है, 5 होल, यहाँ होल तो नहीं है, फ्रैक्शन है, 5/8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.6 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान है। तो आपने इस नंबर लाइन पहले ड्रॉ की, 0 1 2, फिर -1 -2 एंड सो ऑन, यहाँ भी आगे सो ऑन। 8 है तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ 8 पार्ट्स बनाने। 8 पार्ट्स बनाने के लिए आपको यहाँ 7 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ड्रॉ कर ली। कितने पार्ट्स बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स बन गए। 0 से शुरू करना है, 5 जब एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचवा, तो आपने यहाँ से एरो ड्रॉ किया और इसको लिख दिया 5/8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट की जाने। पार्ट 6 जो है वो है 2 होल 3/4। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लाइन ड्रॉ की ना, -1 -2 -3। अब 2 होल 3/4 का मतलब क्या है, ये 2 और 3 के दरमियान होगा, क्योंकि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 4 है तो इसका मतलब है कि 4 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे 2 और 3 के दरमियान। तो उसके लिए 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। एक तो देखना ये 3 है और ये 2 है। अच्छा, 1 2 3, तो ये 3 लाइंस लगी, 4 पार्ट्स बन गए। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये, 4 पार्ट्स बन गए। आपने यहाँ पे क्या किया, ये 2 होल 3/4 है, आपने यहाँ से गिनना है 3, 1 2 3, 3 आ गए ना, तो 3 हो चुके। 2 होल 3/4, ये आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्यारे बच्चों। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3, जो अगला क्वेश्चन है उसकी जाने। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। अच्छा, इसको करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने देखा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ऐड कर दूं कि आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 2 और आपने इसको सॉल्व भी कर लिया, बट आप जो ऊपर जब नंबर लाइन लिखेंगे ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स ना कटें, देखो आई एम वर्ल्ड अबाउट योर ईच एंड एवरी सिंगल मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आई जस्ट वांट कि आपने ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, बुक वाला पैटर्न। कौन सा भाई, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पैटर्न मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वाला। अगर आपको ये रिप्रेजेंट √5 वाला नंबर लाइन एग्जाम्पल उसने आपको दी है ना, ये प्रोसेस कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया। आपने सारी स्टेटमेंट यहाँ से लेनी है, इस प्रैक्टिस भी इसी के अकॉर्डिंग करनी है, ताकि बच्चों बुक वाला मेथड आप 100% कॉपी करना, ताकि आपके नंबर प्यारे बच्चों ना कटें। यार बोर्ड में मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें यहीं से आपके जो है ना वो आगे मार्क्स बनते हैं। पोजीशन होल्डर जो बच्चे होते हैं ना, खास तौर पे उनका एक एक नंबर जो कीमती होता है, वो यहाँ से एक एक नंबर बचाएं अपना। देखो आपने लिखना है, जैसे वहाँ √3 था, ठीक है, √2 था, तो आपने यहाँ जहाँ जहाँ 5 है वहाँ उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे √2 की बात कर लें अगर हम फर्स्ट पार्ट की, √2 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एज √2 इज इक्वल्स टू, इसका क्या आंसर आया था 1.4142 ऐसे समथिंग, वो लिख दो, विच इज नियर टू 2, 1 यहाँ लिख देना आपने, विच इज नियर टू 1। ड्रा अ लाइन ऑफ मेजर ए बी इक्वल्स टू 1, इसको आप 0 कर दीजिएगा, वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप ये 1 वहाँ, यहाँ 2 पे ड्रॉ हुआ है, वहाँ 1 पे ड्रॉ हुआ है, तो इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दीजिएगा। और जब ये आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, आर्क लगाई थी, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इस जगह, इसको बी कर दीजिएगा, ऐसे ही है। और सारी आपने रिलेशन इसके मुताबिक लिखनी है। एट पॉइंट ए वेयर मेजर ओ ए, तो ओ यहाँ ओ ए होगा ना, 1 होगा, 1 यूनिट, एंड वी हैव राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल का नाम यही रहेगा, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस यहाँ पे इस जगह पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 ठीक है, बिल्कुल
ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो दो जगह मैंने हाईलाइट की। अच्छा, एक ये चेंज हो जाएगा, एक ये चेंज होगा यहाँ पे आप, और यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 3 जगह चेंज करनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ये आपके वैसे का वैसे लिख दिया। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, ये जो जगह मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, वहाँ 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, तो 2 का यहाँ भी फिर 2 आ जाएगा। ओके हो गया। और यहाँ पे फिर आपका √2 लिखा जाएगा इस जगह पे। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस दिस, यहाँ पे √2 पॉइंट, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, OP। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? तो ये सारा कुछ वही है। ये आपको बताने का मतलब क्या है? ये आपको बताने का मतलब ये है कि आपके नंबर ना कटे यार, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ना बॉक्स में चीज़ लिखी है, रिमेंबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में किसी भी रैशनल नंबर को आप ऐड करो तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। मतलब इरेशनल नंबर किसी भी नंबर में ऐड कर दो वो इरेशनल रहेगा। अच्छा, अगर आप रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोवाइडेड कि वो रैशनल नंबर 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी, तो वो नंबर भी मतलब इरेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के अंदर ऐड हो जाए या इरेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो प्रोडक्ट या सम हमेशा इरेशनल रहेगा। मतलब अगर इरेशनल इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो सब को, आपके रिजल्ट को इरेशनल बना देगा। एक मछली जो है वो तालाब को गंदा करती है ना, तो ये ऐसी मछली है कि जब इन्वॉल्व हो जाएगी तो जो सम आएगा उसको भी इरेशनल बना देगी, अपने जैसा बना देगी, जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी अपने जैसा बना देगी। आई होप ये हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमने जैसे डिस्कस किया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ये जो आपको मैंने यूँ दिए हैं ना, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दें, अपॉन की फॉर्म में लिख के दें। तो हम लिख लेते हैं भाई, कोई मसला थोड़ी है। और Q नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने आपको पहले बताया कि Q नॉट इक्वल टू 0 लिखने का उसका मतलब क्या है कि ये Q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, वैसे टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, नॉट पॉसिबल होगी। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट में 0.4 4 के ऊपर 12 है, इसका मतलब 4 इटसेल्फ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, सिस्टमैटिक पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। लेट, इसको सोल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.4 का ऊपर बार, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अच्छा, x क्या आ गया? 0.4 रिकरिंग का मतलब क्या है? 4 4 4 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, अब चूंकि डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहे हैं? एक ही डिजिट है ना, ये 4 ही है। अगर होता 45 उसके ऊपर बार होती, मतलब 4 5 4 5 4 5 5, एक पेयर है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो और पैटर्न होता। अब देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, एक न्यूमरल है जो खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर ये होता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो सिस्टमेटिकली अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर डेसिमल, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते, 10 में 1 जीरो होता, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, 1 जीरो वाले नंबर से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, जिसमें 100 में 2 जीरो होते। अगर ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते जो अपने आप को इटसेल्फ बार बार सिस्टमेटिकली पैटर्न में रिपीट करते, तो क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते, तो 3 जीरो 3 डिजिट, 2 जीरो 2 डिजिट, 1 डिजिट तो 1 जीरो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x बन जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10x इक्वल टू, ये डेसिबल यहाँ है ना, तो ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 बन जाएगा 4.444, ये बन गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन आपने 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन से। कैसे? आपने लिखा पहले देखो, 10x लिख दिया, माइनस ये वाला x आ गया इक्वेशन 1 वाला, फिर 4.444 माइनस का साइन, और ये आ गया 0.444, ऐसे ही है। अब देखो 10x में से x चला गया, क्या बच गया? 9x इक्वल्स टू 4.44 में से 0.44 मतलब 0.444, ये सारे पॉइंट के बाद 4 ये माइनस हो जाएंगे, सिर्फ ये 4 बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई है ना? कैलकुलेटर पे करके देख लेना। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ आ गया 9x इक्वल्स टू 4, 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप 9 को यहाँ ला के इधर लाएंगे इस साइड पे इक्वेशन के, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। तो x की वैल्यू आ गई 4/9 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ले जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपने इसको रिप्रेजेंट करना था किस तरह? क्या कह रहा है?
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब आते हैं सेकंड वाला पार्ट 0.37। अब देखें यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 100 से करेंगे, हमने डिस्कस किया पहले। लेट x इज इक्वल टू 0.37, x इज इक्वल टू 0.3737 एंड सो ऑन। तो इक्वेशन 1 हो गई है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हो गया 100x मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 सो ऑन। 100x वैसे का वैसे ही है, ये बन गया डेसिमल यहाँ पे 1-2 पॉइंट इधर चला गया, ये बन गया 37.3737, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया इक्वेशन 1x ये और ये 100x ये, 100x माइनस यहाँ क्या जी, ये देखिए यहाँ आ गया x। इस 100x में से आपने ये x माइनस कर दिया, ऐसे बच्चों ये x आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 99x। और इसी तरह इसी पैटर्न पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ इक्वेशन 2 का मैंने 10x लिखा और इक्वेशन 1 का x लिखा, सब्ट्रैक्ट कर लिया 99x आ गया। फिर इक्वेशन 2 का यहाँ 37.373 माइनस 0.37 ये लिखा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 3737 है, यहाँ भी 3737 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पॉइंट के बाद वाले, तो ये बच जाएगा 37, वो भी राइट कर दिया। अब ये 99 देखो बच्चों, 99 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड होके आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 37/99। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई होगी। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट प्यारे बच्चों 0.21, अगेन वही चीज़, x इज इक्वल टू 0.21, ये होगा डेसिमल, ये बार इसके ऊपर है तो ये 2121 सो ऑन, इक्वेशन 1 हो गई। अब 2 हैं डिजिट डेसिमल के बाद, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 सो ऑन। अब यहाँ भी 100x और यहाँ हो गया, ये 2 0 है ना, 100 है, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 21.2121, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप चूंकि इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इक्वेशन 2 में से, ऐसा, तो देखो जरा, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख दी 10x माइनस इक्वेशन 1 क्या है x, वो सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, ये आ गया 21.2121, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.2121। अच्छा, 21 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.2121 ये भी माइनस हो जाएंगे, बच जाएगा 21। 99 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 पे डिवाइड होगा जी, बिल्कुल होगा, 3 7 और ये 3 33 ऐसा 7/33 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये तीनों पार्ट्स आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। अब इसमें तो आपसे सिंपल वही जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज इतनी डिटेल में डिस्कस की हैं उसी की बात कर रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, जो कि प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं वो बता दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, a + 4 + b इक्वल्स टू a + 4 + b। तो ये कौन सी एसोसिएटिव हमने ऊपर डिस्कस किया ना, सोल्यूशन, ये पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया और लिख दिया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऊपर आपने हमने डिस्कस किया, आप देख लें बेशक ऊपर जाके, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्लियर हुआ। सेकंड वाला पार्ट क्या है, √2 + √3 इक्वल्स टू √3 + √2। तो चलो ये क्वेश्चन लिखा हमने, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऐड हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं x - x इक्वल्स टू 0। तो x - x सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, वैसे का वैसे लिखा, x प्लस यहाँ -x है इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स आ गया कि किसी भी नंबर में उसका इन्वर्स जब आप ऐड करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, एडिटिव इन्वर्स हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, ये a × b + c इक्वल्स टू ab + ac। ये तो देखते हैं पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यार। सोल्यूशन क्वेश्चन लिखा हमने, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अच्छा जी, फिफ्थ वाले पार्ट पे अगर आप आओ तो वह है 16 + 0 इक्वल्स टू क्या होगा 16। क्वेश्चन लिखा जो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हुए, तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि वो नंबर जब आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो नंबर में कोई फर्क ना पड़े, तो वो नंबर क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। वो प्रॉपर्टी आ गई एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 6 वाले पार्ट पे आओ, 100 × 1, तो ये देख के
चल गया ना, पता चल गया देख के कि ऐसा नंबर जिसको नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई फर्क ना पड़े। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आते हैं 7th वाले पार्ट की जाने, 4 × 5 × 8 और 4 × 5 × 8, क्योंकि 3 आ गया ना, मैंने आपसे कहा था जब 3 आए तो आपने क्या देखना है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी। स्वाई डिस्ट्रीब्यूटिव में तो एक मल्टीप्लाई होता और एक जगह ऐड होता ना, जिससे ना डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप ऊपर आओ देखो तो यहाँ ऐड है और यहाँ मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर तीनों में साइन सेम हो तो वो, और साइन भी अल्फ़ाबेट्स भी, मतलब जो आपके सिंबल्स हैं, जो आपके नंबर्स हैं वो 3 हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब 2 हो तो वो कम्यूटेटिव होगी या क्लोजर होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा 8 पार्ट पे आते हैं, ये आ गया AB = BA। किसी को भी पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव। लेकिन कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखो आपने ऊपर समझा हुआ है तो कितना आसान हो गया ये। 8 के 8 पार्ट्स हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नेम द प्रॉपर्टी। इसमें भी प्रॉपर्टी को नेम करना है। अच्छा अब यहाँ पे ना उसने ऑर्डर इन्वॉल्व कर दिए हैं। ऊपर तो आपकी इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज थी और यहाँ पे उसने ऑर्डर इन्वॉल्व कर दिए, तो यहाँ सब में ऑर्डर आएगा। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट में, -3 छोटा है -2 से, सिंप्लीफाई करो, 0 छोटा है 2 से। क्या सोल्यूशन मैंने लिखा, क्वेश्चन पूरा कॉपी किया। एज -3 स्मॉलर देन -1 ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी 3 को ऐड कर दिया और यहाँ भी 3 को ऐड कर दिया। -3 + 3 0 हो गया। अच्छा -1 + 3 2 हो गया। तो ये हो गया कौन सी प्रॉपर्टी की, अगर आप सेम नंबर को दोनों साइडों पे ऐड कर दें तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये से सेम नंबर ऐड कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा, एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं दिखाऊं ऊपर, ये देखो एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये देखो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपने A छोटा है B से, इधर भी C को ऐड कर दिया, इधर भी C को ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इधर C को लेस कर दें तो भी कोई, A + C छोटा है B + C से, तो अगर आप C को ख़त्म कर देंगे तो ये A छोटा होगा B से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अच्छा जी, एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी, इफ़ A स्मॉलर देन B देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। तो वो मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी समझाया ना बड़ा डिटेल में कि A छोटा है B से, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या होगा, वो 1/A बड़ा हो जाएगा 1/B से। ऊपर समझाया मैंने आपको बात, वही बात है। अच्छा, इफ़ A स्मॉलर है B से तो दोनों साइडों पे सेम नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, तो क्या होगा जी, ये A स्मॉलर देन B देन A + C स्मॉलर देन B + C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना, ऊपर दोबारा लिंक कर लो। 4th वाले पार्ट पे आते हैं, इफ AC स्मॉलर देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0, मतलब C एक पॉजिटिव नंबर है, देन क्या होगा, A स्मॉलर देन B होगा। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा, AC स्मॉलर देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। एग्जाम्पल दूँ आपको, अगर आपका A हो 3 और B हो 2 और C हो 2, A हो 3 और C हो 2 और B हो 5। देखो यहाँ AC मतलब 3 और 2, यहाँ भी C है, C किया 2 और B को आपने 5 किया। अब क्या हुआ, C बड़ा है किससे, 0 से। ओके, आपने इसको डिवाइड कर लिया। देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे एक चीज़ मैं एडजस्ट करूँ। देखो C अगर बड़ा होगा तो क्या आएगा, गिव मी जस्ट मिनट प्यारे बच्चों। अब देखो ये एग्जांपल तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन गई। आपने इधर से भी C2 है ना, इधर से भी C से डिवाइड कर दिया, इधर भी C से, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब क्या हुआ, आपका जो ऑर्डर है, अब जो आपका ऑर्डर है वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। देखो कैंसिल हो गए। अब 3 स्मॉलर देन 5 है। पहले एक जो है एक्सप्रेशन में क्या था कि 3 × 2 इज लेस देन 5 × 2। जब आपने इधर से भी C से डिवाइड कर दिया, इधर से भी C कैंसिल हो गया, तो ये A और B भी इनमें रिलेशन वही होगा जो इस प्रोडक्ट से के टाइम था। ओके हो गया। तो क्योंकि C बड़ा है 0 से, डिवाइडेड बोथ साइड बाय C वेयर C ग्रेटर देन 0 जो कि प्लस है, तो कर दिया। तो आपके पास ये कोई इंपैक्ट आपके इस ऑर्डर पे नहीं आया। तो ये क्या प्रॉपर्टी हुई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हुई, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कैंसिलेशन भी हुई और ये ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, ऑर्डर वाली।
ठीक हो गया भाई। तो अब फिफ्थ वाले पे आते हैं। इफ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज स्मॉलर देन जीरो देन ए इज ग्रेटर देन बी होगा। देखो इफ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी, पूरा क्वेश्चन हमने लिखा और एग्जांपल यहाँ पे लिख दी कि 3, ये ए आपका ए है, ये आपका सी है, और ये आपका बी है और ये सी है। दोनों साइडों पे आपने इसको डिवाइड किया। ये पूरी एग्जांपल ऊपर कॉपी कर दी थी ना, इसलिए वहाँ रोला आया था। अच्छा देखो, अब चूंकि सी स्मॉलर देन जीरो है तो इसका मतलब ये माइनस में होगा। तो हमने सी की वैल्यू तो बोली है 2, तो -2 और -2। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय सी वेयर सी इज़ लेस देन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ ये कंडीशन थी, जब आपने -2 से डिवाइड किया तो साइन चेंज हो गया। अब देखो ना, -3 तो 3 टू ज़ा 6, 6 बड़ा है, 5 टू ज़ा 8 या 8 बड़ा है, तो भाई 8 बड़ा है 10, 5 टू ज़ा 10, तो 10 बड़ा है या 3 टू ज़ा 6, 6 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, तो हम लिख दिया ये बड़ा है इससे। लेकिन जब साइन चेंज हो गए डिवाइड करने के बाद, ये -3 बड़ा है -5 से, इसका मतलब है ये बड़ा है इससे। ओके हो गया? इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर। ओके हो गया? अच्छा अब हम आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे। आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई ना प्रॉपर्टी, हमने डिस्कस की कि 3 ही कंडीशन होती है, या ए से बी बड़ा, ए बी से बड़ा होगा, या बी के बराबर होगा, या छोटा होगा, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला है 1/3 एंड 1/4। आपने इन दोनों के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स पुट करने हैं। भाई अब आपसे मैं बोलूं कि 2 और 6 के दरमियान कोई नंबर पुट करो, तो आप क्या करोगे? 2 और 6 को ऐड करोगे, क्या बनेगा? 8। उसका एवरेज लोगे, उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, 4। जो 4 है वो 2 और 6 के दरमियान ही कोई नंबर है। समझ में आ गई बात? तो ये इसी तरह एवरेज लेना पड़ेगा, दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। सोल्यूशन 1 और 3, फर्स्ट एवरेज लेते हैं। 1 और 3, 1/3 और 1/4 को आपने ऐड किया। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। अब 12 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, इस 12 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। जो 4 आंसर आएगा उसको इस ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4। यही चीज़ यहाँ पे की, जो 12 है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या आया? 3 आया। जब आप 12 को 4 पे डिवाइड करोगे 3 जो आंसर आया इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 1 3, 4 + 3 7। अच्छा अब इसका हमने एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए क्या करते होते हैं भाई? 2 से डिवाइड करते हैं। तो इन अदर वर्ड इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करें, इसका हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा जी? 7 × 7, 12 2 24। तो एक देखो, अब इसमें क्या है? एक ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें एक नंबर ये 1/4 है ये वाला, और एक 1/3 है। ये 1/4 और ये 1/3 है। ऐसा आपने इन दोनों का एवरेज निकाला तो ये 7/24, ये दरमियान वाला नंबर आ गया। अब आप इन दोनों के भी, इन दोनों का एवरेज ले लो या इन दोनों का ले लो, किसी एक का एवरेज ले लो, तो वो नंबर यहाँ इन दोनों के दरमियान आ जाएगा या इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। ऐसी मैंने इन दोनों का एवरेज ले लिया तो नंबर इन दोनों के दरमियान आ गया। तो ये अगर इन दोनों के दरमियान भी आया तो आपने 1 और 2 रैशनल नंबर निकाल लिए ना, जो कि 1/4 और 1/3 के दरमियान थे। भाई इसका और इसका एवरेज इसके दरमियान में आएगा ना, इससे पहले होगा और इससे बाद होगा। ये बात समझ में आई? तो अब आप इस 7/24 का आपने एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो आसानी से क्या? इस 7/24 का और इस 1/3 का एवरेज। ठीक है, तो आपने जो एवरेज निकालना है बच्चों, वो निकालना है 7/24। ठीक है, ये देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स करने जा रहा हूँ, एक मिनट रुको। तो ये हमारे पास 7/24 है। अब 24, 7/24 और 1/3, इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम तो यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे आंसर 7 ही आएगा। अब 24 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 8 आएगा। 8 जब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 8 1 8। 7 + 8 क्या आएगा? 7 + 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। ओके, 15/24 ऐसा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 1 क्या होगा? 15 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर 15 ही आएगा। और 24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 48। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये आ गया आपके पास 15/48। ये नंबर यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गया 15/48। क्लियर हुआ? अच्छा अब हम आते हैं आगे 3 और 4 पे। अब ये तो है ही बहुत सिंपल।
सादा सादा नंबर है, दोनों होल नंबर है। 3 और 4 का एवरेज क्या होगा, 3 + 4 7, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, हाफ हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा, तो आ जाएगा 7/2। अब ये 3 है और ये 4 है, तो एवरेज आ गया 7/2। अब इस 7/2 और इस 4 का इनका एवरेज ले लो। कैसे निकलेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 + 4, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 को 7 से किया तो 7। अच्छा, इस 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा, 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 7 + 8 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, 15 1 15, 2 2 4, तो ये आ गया आपके पास 15/4, ये भी आ गया। अब आते हैं थर्ड वाला पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी, वो है 3/5 और 4/5। वही ऊपर वाला काम, 3 और 5 और 4/5, क्योंकि बेसिस सेम है तो एलसीएम जो डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम यही होगा। और जब ये एलसीएम ये आ गया, जो बेसिस इधर भी डिनोमीटर में इधर भी डिनोमीटर में, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। 3 + 4 ये क्या आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, 7 × 7 5 2 10 हो गया। यहाँ पे आते हैं हम, अब ये 7/10 और इस 3/5 इनका हम एवरेज ले लेते हैं। 7/10 + 3/5, 10 एलसीएम आ गया, 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 1, 1 7 7 प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया, आंसर 2, 2 3 6, 7 + 6 13/10 मल्टीप्लाई 1/2, 13 1 13, 10 2 20, 13/20, तो ये सेकंड वाला भी आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ऑल क्वेश्चंस 1.1 के हमने कर लिए हैं। तो आई होप ये आपको मेरे डियर स्टूडेंट समझ भी आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अच्छा, आपको ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है स्टूडेंट्स, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों का भी भला हो, क्योंकि नई नई किताब आई है, इतना अभी कंटेंट पड़ा नहीं हुआ यूट्यूब पे इसके बारे में। तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके, और इंशाल्लाह ताकि अब अगली जितनी भी एक्सरसाइज वो आपके पास आती रहेंगी, उनमें मुलाकात होगी, ताकि आपका तमाम कोर्स आप कर पाएँ। मैं इंशाल्लाह फिजिक्स भी स्टार्ट करूँगा और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, उसमें मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह अगली जो वीडियो 1.2 की होगी उसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।